मेरा नाम साजिद है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लंबे घने बाल और गोरा रंग। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उसी लड़की के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैंने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी माँ को उस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। लड़की के घर वाले गरीब थे। उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें मुझ जैसा स्मार्ट और अमीर दामाद मिलने वाला था जो उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने जा रही है। मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस मैंने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं इसके घर रिश्ता भेज दूंगा। लड़की खूबसूरत थी, इसीलिए मेरी माँ भी आसानी से मान गई थी। मेरे खानदान में कोई नहीं था मेरी माँ के अलावा। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत थी। मैं डॉक्टर था और बड़े अस्पताल में मेरी नौकरी लगी हुई थी। महीने का अच्छा कमा लेता था। घर में बहुत सारे नौकर थे। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसकी खूबसूरती देखते हुए हर दिन उसके घर में रिश्ता आ जाता था। पर मेरी माँ ने लड़की वालों के ऊपर मेरी वजह से ज्यादा दबाव डाला, तो उन लोगों को अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी पड़ गई। मुझे खुशी थी क्योंकि उन लोगों ने मेरी माँ का मान रख लिया था। इसी तरह मेरी शादी कुछ दिनों बाद उस लड़की के साथ हो गई थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी बीवी के कदम मेरी आने वाली जिंदगी में बहुत खुशकिस्मत साबित हुए थे। मेरी कामयाबी के दिन आ गए थे। मैं शहर का फेमस सर्जन बन गया था और मेरी बीवी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी बीवी का नाम निशा था। वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो हमारे घर में हर काम का एक अलग नौकर था। घर में बहुत सारी नौकरानियां भी मौजूद थी। एक लड़की जो मेरी माँ को गांव में मिली थी, उसका नाम इज़ा था। इज़ा बहुत छोटी थी जब मेरी माँ उसे अपने गांव से लेकर आई थी। मेरी माँ का मैका गांव का था, जबकि मेरे पापा शहर में ही पले बढ़े थे। इज़ा की माँ मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन इज़ा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन दिनों मेरी माँ छुट्टियों में हमें लेकर नानी के घर गई हुई थी। अचानक इज़ा की माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वो अपनी माँ के मरने पर बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके बाप ने उन दोनों माँ बेटी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बेचारी इज़ा बेसहारा हो गई थी। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसीलिए 3 साल की इज़ा को मेरी माँ हमारे घर लेकर आ गई थी। मेरी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे घर के सारे काम काज सिखाए और उसे जवान कर दिया। वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी। वो हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती है, बल्कि मेरी माँ ने उसे अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। जब से मेरी बीवी आई है, मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ बुझी बुझी सी रहती है। मैं तो शुरू से ही उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता। जब से बड़ा हुआ हूँ उसे बातचीत कम कर दी है, लेकिन जब छोटा था तो उसी के साथ खेला करता था। इसी तरह से वो हमारे घर की फैमिली मेंबर बन गई थी। मेरी माँ को तो अब उसकी आदत हो गई थी। उसने मेरी माँ को माँ की जगह दे दी थी। इज़ा शुरू से ही हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और हमारे घर की सबसे ज्यादा भरोसेमंद नौकरानी थी। मेरी माँ का कहना था कि वो भी अब जवान हो गई है, इसीलिए वो उसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देगी। इधर मैं अस्पताल से घर आता तो मेरी बीवी अच्छे से तैयार होकर मेरा वेलकम करती थी। उसे देखते ही मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था। काफी दिनों से मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी। इज़ा उनका पूरा ध्यान रख रही थी। उधर मेरी बीवी हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। अब भला मेरी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं अपनी माँ को बीमार छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन मेरी बीवी ने तो अपना मूड खराब कर लिया था। मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी माँ का ख्याल रखेगी। अगर कोई भी ऊंच नीच वाली बात हुई तो वो फौरन मुझे कॉल करके बता देगी। इधर अपनी बीवी को नाराज होना और उधर माँ की तबीयत खराब होने से मैं बहुत ज्यादा टेंशनों में आ गया था। मुझे ईसा पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं उसके भरोसे पर अपनी माँ को छोड़कर हनीमून पर चला गया था। हम लोग हनीमून पर स्विट्जरलैंड गए थे। वहां मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी के पास बार बार किसी की कॉल आ रही है। मैंने उससे पूछा किसकी कॉल है, तो उसने कहा कि कोई नहीं है, बस कंपनी वाले इस तरह से परेशान करते रहते हैं। 15 दिन का ट्रिप पूरा होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। इज़ा ने माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखा था, लेकिन माँ की तबीयत अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी उनकी हालत सीरियस थी। मेरी बीवी हनीमून से आने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे हमारे घर पर बहुत ज्यादा ऐशो आराम मिल रहा था। मेरी बीवी और इज़ा की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इज़ा ने मेरी बीवी को अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी माँ की डेथ हो गई थी। मुझे अपनी माँ की मौत का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ था। माँ की मौत का सबसे ज्यादा सदमा इज़ा को ही हुआ था क्योंकि वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। माँ की मौत का सबसे ज्यादा सदमा इज़ा को भी हुआ था क्योंकि वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और उसने बचपन से ही मेरी माँ
को अपना सब कुछ माना हुआ था। मैं तो अस्पताल चला जाया करता था, लेकिन इस बात से बेफिक्र था कि इज़ा मेरी बीवी का अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। वो हर काम अच्छी तरह से संभाल लिया करती थी। उसने मेरी बीवी को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट चली गई थी। वहां से आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी। इज़ा को जब पता चला कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा थक गई है तो वो हमारे कमरे में आ गई। मेरी बीवी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मैं लैपटॉप चलाने में मसरूफ था। इज़ा ने मेरी बीवी को थका थका देखा तो कहने लगी, आज आप बहुत थक गई हो, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। मेरी बीवी बिना हिचकिचाए और बिना उसे मना किए टांगे दबाने पर राजी हो गई। मैं तो ये सब सुनकर चौंक गया था कि मेरी बीवी उसे इस काम के लिए मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरी बीवी को हमारे घर में आने के बाद अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। वो सारे नौकरों के ऊपर भी किसी महारानी की तरह हुक्म चलाती थी। मैंने इज़ा को मना भी किया था कि वो रहने दे, मैं निशा को थकन उतारने की दवाई दे देता हूँ, लेकिन निशा ने कहा कि जो सुकून टांगे दबाने से मिल सकता है वो दवाई से नहीं मिलेगा। मुझे एहसास हुआ कि निशा ने मेरी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। मुझे उसका इस तरह से बोलने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पहले तो इज़ा मेरी बीवी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। वो पीने के बाद निशा के पैर दबाने के लिए बैठ गई। दरअसल इज़ा नरम दिल की लड़की थी। अगर उसे कोई भी किसी काम के लिए कह देता था तो वो मन लगाकर उस काम को करती थी। कभी उसने किसी के काम को मना नहीं किया था और बहुत मेहनती थी। इज़ा निशा के लगातार पूरे 1 घंटे तक पैर दबाती रही थी। बहुत ज्यादा रात हो गई थी। मैं तो लैपटॉप बंद करके सो गया था। इधर निशा भी सो चुकी थी। मैंने इज़ा से कहा, इज़ा अब तुम जाओ, मैं कमरा बंद करने वाला हूँ। निशा सो चुकी थी। इज़ा कमरे से बाहर चली गई थी और इतनी ही देर में हम लोग भी सो गए थे। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं रात को अस्पताल से घर आता तो देखता कि इज़ा घर का सारा काम कर रही होती और मेरी बीवी कमरे में आराम कर रही होती थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो इज़ा के अलावा मुझे कोई भी नौकर घर में दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद नौकर छुट्टी पर होंगे, लेकिन हम लोग खाना भी खा चुके थे। पर मुझे इज़ा के अलावा घर में कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर मेरी बीवी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। उसे तो बस आराम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता था। जब देखो कमरे में या तो टीवी देखती रहती थी या फिर मोबाइल में बिजी रहती थी। अगले दिन भी ऐसा हुआ था। घर में मुझे कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इस बारे में इज़ा से पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ गए तो उसने कहा कि निशा ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। आखिर वो सारे नौकर मेरी माँ ने रखे थे और सारे ही नौकर भरोसे वाले थे। इज़ा को छोड़कर घर में कोई भी नौकर नहीं था। घर के काम का सारा बोझ इज़ा के कंधों पर ही था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं फौरन कमरे में अपनी बीवी के पास गया और उसे कहने लगा कि तुमने ये क्या हरकत की है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे नौकरों को काम से निकालने की। उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि मैं इज़ा के साथ मिलकर घर का काम कर लिया करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में इतने सारे मर्द नौकर हैं और सिर्फ एक नौकरानी है। आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इज़ा जवान लड़की है और खूबसूरत है। मुझे हमेशा इसकी फिक्र लगी रहती है। ऐसी लड़कियों के साथ कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है। इसीलिए मैंने सारे मर्द नौकरों को घर से निकाल दिया। फिक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद मैं 2-3 नौकरानियों का इंतजाम कर लूंगी और जब तक नौकरानियां नहीं आ जाती मैं इज़ा के साथ घर के काम में उसका हाथ बटा लिया करूंगी। इतने प्यार से जब मुझे निशा ने ये बात समझाई तो मुझे उसके ऊपर प्यार आने लगा था। मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहती है। उसे इज़ा की फिक्र हो रही थी। इज़ा और निशा मिलकर घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मैं तो सिर्फ घर की तरफ से बहुत बेफिक्र हो गया था। मैं देखता कि हर दिन इज़ा निशा के रोजाना पैर दबाती और उसके जिस्म की मालिश करती थी। एक दिन निशा ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने उसे उसके घर जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी वो अपने मायके गई भी नहीं थी। जब मैंने उसे मायके जाने की परमिशन दी तो वो बहुत ही खुश हो गई थी। वो पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही थी। उसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। मैं अगले दिन सुबह के टाइम पर निशा को उसके मायके छोड़ आया था। उसके बाद मैं वहीं से ही अस्पताल चला गया था। आज अस्पताल में मुझे बहुत ज्यादा काम था और मैं बहुत थक गया था। मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत थका हारा घर आया था। इज़ा ने मुझे खाने के लिए कहा तो मैंने उसे कहा कि मैं कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम खाना कमरे में ही लेकर आ जाओ। इज़ा ट्रे में खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझसे कहा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं थक तो बहुत
बहुत गया हूँ, कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आराम कर लूंगा तो थकान दूर हो जाएगी। इज़ा कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जिस्म का मसाज कर देती हूँ, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा उसे मसाज के लिए कहना, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया, पर वो मुझसे बहुत जिद करने लगी। तो फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ देर आराम कर लूंगा, जब मैं लेटूंगा तो तुम मेरी बॉडी का मसाज कर देना। इज़ा मेरे खाना खाने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे बिना कहे ही वो मेरे कमरे में आ गई और उसने मेरी कमर पर मसाज करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से मसाज करवाकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का सारा दर्द खत्म हो गया हो, थकान तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई थी। सच में इज़ा के हाथ में जादू था। आज मुझे एहसास हुआ था कि मेरी बीवी इज़ा के हाथ से मसाज करवाना क्यों पसंद करती थी, क्योंकि इज़ा के हाथों से मसाज करवाने पर मुझे बहुत सुकून और राहत मिल रही थी। काफी देर मसाज करने के बाद इज़ा ने अपने हाथ रोक दिए थे। उसके बाद मैंने इज़ा को खुश होकर थोड़े से पैसे दिए। ये देखकर वो शर्माने लगी थी और कहने लगी, साजिद, अब तुम मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है, मैंने बचपन से लेकर आज तक इस घर में कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। ये मेरा अपना घर है और तुम भी तो मेरे अपने हो, भला मैं तुमसे पैसे लेते हुए अच्छी लगूंगी क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, तुम्हें भी तो भला अपने गुजारे के लिए पैसों की जरूरत होती होगी, तुमने कभी पैसे मांगे ही नहीं, ये तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये बात सुनकर इज़ा ने मुझसे वो पैसे ले लिए और कहने लगी, वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में हर चीज मौजूद है, ये पैसे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। आज काफी दिनों के बाद मैंने इज़ा से खुलकर बातचीत की थी, क्योंकि शादी से पहले भी इज़ा मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करती थी। अगले दिन फिर से इज़ा ने ऐसा ही किया। मुझे खाना देने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे शोल्डर्स की मालिश कर देती हूँ, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। इज़ा जब मेरी मालिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, क्योंकि उसके हाथों में एक अजीब सा नशा था। इसी तरह काफी दिन गुजर गए थे। रोज ऐसा ही होता रहा था। मुझसे इज़ा को मालिश करवाने से मना करने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी अब उसके हाथों की आदत हो गई थी। उसके हाथ से मालिश करवाने के बाद इतनी अच्छी नींद आती कि सुबह को ही मेरी आंख खुलती थी। मेरी बीवी तो मायके जाने के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। वो मुझे कॉल भी नहीं करती थी, बल्कि अगर कॉल करती तो कहती कि मैं माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, या फिर वो अपनी मर्जी की कोई ना कोई चीज मंगवाने के लिए ही मुझसे कॉल कर लिया करती थी। उसे गए हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक उसने कॉल पर मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। बस वो अपने काम के लिए कॉल करती और अपना काम पूरा हो जाने के बाद फोन बंद कर दिया करती थी। निशा अपने मायके 1 महीने का कहकर गई थी, लेकिन पूरे 15 दिन बाद वो घर वापस आ गई थी। मैं उसकी खातिर सब कुछ करना चाहता था, मगर वो तो न जाने अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सारा दिन कमरे में रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर मैं उसे कहीं बाहर घुमाने की बात करता तो वो मुझे फौरन मना कर दिया करती थी। कुछ दिन वो फिर घर पर रही और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं तो उसकी हर खुशी में राजी था, इसीलिए उसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। वो मायके गई तो 50,000 अपने खर्चे के लिए ले गई थी। मैंने खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वो उसका ही तो था। लेकिन इधर मैं देख रहा था कि इज़ा मेरी बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। इज़ा हर दिन मुझसे कहती कि मैं आपके जिस्म की मालिश कर देती हूँ, या फिर वो कहती कि मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वो मेरी बीवी के सामने भी ये सब कुछ करती, तो मुझे इस बात पर हैरत होती कि मेरी बीवी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। वो किसी पराई लड़की से मेरे जिस्म की मालिश करवाने देती थी। मुझे ये सब बड़ा ही अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने इज़ा से कहा, इज़ा, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इसीलिए तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। साजिद, मुझे तुम्हारे सारे काम करने ही बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन इज़ा ने मुझसे जिद बांध ली कि मुझे कहीं बाहर घुमाने चलो। मैंने उससे कहा, इज़ा, मैं बिजी हूँ, अभी तो मैं बाहर नहीं लेकर जा सकता। लेकिन जबरदस्ती वो मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, मुझे तो बाहर ही जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अस्पताल में पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा ज्यादा इज़ा से इनकार करना, क्योंकि वो बेचारी हमारे लिए बहुत कुछ करती थी। आज तक हमने उसके लिए किया ही क्या था। मैं इज़ा को लेकर एक कैफे में चला गया। कैफे जाने के बाद मैंने देखा कि इज़ा बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो ना जाने चारों तरफ किसको ढूंढ रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं
آ رہا تھا۔ میں نے ایزا سے کہا ایزا تم یہاں ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ لوگوں کو ہم پر شک ہونے لگے گا۔ ایزا کہنے لگی یہاں پر میری ایک دوست آنے والی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو اپنی دوست سے ملوا دوں، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا لیکن تمہاری تو کوئی دوست نہیں ہے۔ میری اس بات پر ایزا خاموش ہو گئی تھی، کہنے لگی میری دوست ہے، وہ ہمارے گھر کے آس پاس ہی رہتی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آنے والی تھی، شاید تھوڑی دیر کے بعد یہاں آئے۔ میں نے ایزا سے کہا تم یہاں کچھ کھانے پینے آئی ہو یا پھر اپنی دوست سے ملنے کے لیے آئی ہو؟ میں نے ایزا کو کہا چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے ہسپتال بھی جانا ہے، وہاں پر میرے پیشنٹ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایزا نے تھوڑی دیر کرتے ہوئے میرے پورے 2 گھنٹے خراب کر دیے تھے۔ نہ تو اس نے کچھ کھایا پیا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے کسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھی۔ میں نوٹس کر رہا تھا کہ اس کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھی۔ پھر 2-2.5 گھنٹے پورے ہونے کے بعد ایزا نے اپنا منہ لٹکاتے ہوئے کہا چلو آپ مجھے گھر چھوڑ دو۔ میں نے اسے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ مجھے تو ایزا پاگل لگنے لگی تھی، کیونکہ آج جو اس نے حرکت کی تھی بالکل پاگلوں والی ہی کی تھی، کیونکہ گھر سے باہر نکلنے کا اس کا مجھے کوئی مقصد ہی سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر رات کو جب میں گھر آیا تو ایزا مجھ سے کہنے لگی ساجد میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا ہاں بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے باتوں کو گھما پھرا کر مجھے بتانا شروع کیا۔ نہ جانے وہ کیا بتانا چاہ رہی تھی، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سچ میں ایزا پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے ایزا سے کہا پہلے تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کہنا ہے، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری بیوی اپنے مائکے سے جب گھر واپس آئی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری بیوی نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پیپرز پر سائن چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھا دو، پیپرز میں سائن کر دوں گا۔ نیشا نے مجھے وہ پیپرز پڑھنے ہی نہیں دیے۔ اس نے کہا کہ یہ پیپر ایک NGO کے پیپرز ہیں جہاں پر میں بھاری ڈونیشن کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی ڈونیشن اپنے اکاؤنٹ سے کروا دوں گی، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ مجھے NGO کا اونر بنایا جا رہا ہے۔ میں نے نیشا سے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نیشا کے اس نیک کام سے بہت خوش ہوا تھا۔ میں نے خوشی خوشی ان پیپرز پر سائن کر دیا اور اپنی بیوی کو بہت ہی پیار کیا۔ میری بیوی کے سامنے ہی پھر سے ایزا کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے کہا ساجد میں تمہاری مالش کر دیتی ہوں، لیٹ جاؤ۔ لیکن میں آج مالش نہیں کروانا چاہتا تھا کیونکہ آج بہت دنوں کے بعد مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں نے ایزا کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور کہا کہ آج نہیں، آج تم کمرے سے چلی جاؤ، آج میری مالش میری بیوی کرے گی۔ نیشا میری طرف دیکھ کر کچھ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اس نے ایزا سے کہا نہیں ایزا تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، تم ہی میرے شوہر کی کمر کی مالش کر دو۔ مجھے پتا ہے کہ میرے شوہر کو تمہارے ہاتھ سے مالش کروانے پر بہت سکون ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نیشا کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے نیشا کی اس بات پر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے ہم دونوں کو اکیلے میں ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے۔ میں اکیلے میں نیشا سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ تھوڑا اپنا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میری اس بات کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ کافی دنوں سے جب میں تھکا ہارا گھر پر آ جاتا تو وہ کمرے میں سو جاتی تھی۔ اتنے دنوں سے تو وہ اپنے مائکے میں رہ رہی تھی، اسے میری بات کو سمجھنا چاہیے تھا۔ آخر میں اس کا شوہر ہوں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ایزا کو ڈانٹ کر کمرے سے بھیج دیا تھا۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل تڑپنے لگا تھا۔ وہ بیچاری کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ آخر اس سب میں اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ بھی تو میری تھکن اتارنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور ایزا کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایزا سے معافی مانگی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میں نے اس بیچاری کو ڈانٹ کر اچھا نہیں کیا۔ کافی دیر تک تو ایزا خاموش رہی، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہی تو کرتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا اچھا بابا مجھے معاف کر دو، چلو میرے ساتھ کمرے میں اور میرے جسم کی مالش کر دو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ایزا میرے کمرے میں میرے ساتھ آ گئی اور تیل لگا کر میری کمر کی مالش کرنے لگی، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد میرے کمرے کے اندر نیشا تھی۔ نیشا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے زور سے ایزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی موجود تھے اور یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے نیشا سے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے کہا مجھے پتا ہے تم دونوں کا چکر چل رہا ہے اور تم لوگ چوری چپ کے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں کافی دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں کہ یہ ایزا تمہارے ساتھ بہت زیادہ چپک رہی ہے۔ میں نے نیشا سے کہا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟
تم نے ہی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایزا سے مالش کروا لو، اس کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ اب تم یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ نشا اپنے ماں پاپا سے کہنے لگی، دیکھ لیا پاپا، کیا کوئی لڑکی اپنے شوہر سے خود یہ بات کہہ سکتی ہے کہ نوکرانے سے چپک کر رہو، بلکہ اسے چپکو بھی نہیں، اکیلے کمرے میں اس سے اپنے جسم کی مالش کرواؤ۔ یہ دونوں مجھے کافی دنوں سے بے وقوف بنا رہے ہیں، ان دونوں کا چوری چپکے کچھ تو چل رہا ہے۔ جب میں میکے جاتی ہوں تو ان دونوں کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بات سن کر نشا کے ماں پاپا کو بھی بہت غصہ آیا تھا۔ نشا کی ماں نے ایزا کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دو۔ میں نے تبھی نشا کی ماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، ایزا اور میرے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں چل رہا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ کی بیٹی کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا ہے، اس میں ایزا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نشا اور اس کی ماں نے میری ایک نہیں سنی، بلکہ ایزا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے گھر سے نکال دیا۔ نشا کے پاپا کہنے لگے، اگر اس لڑکی کو گھر سے باہر نہیں نکالا تو ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد تمہیں میری بیٹی کو ڈیورس دینی ہوگی۔ میں اپنے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات تو مجھے اچھی طرح سے پتا تھی کہ آج یہ سب ڈرامہ نشا نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں خاموش رہا تھا۔ کافی دنوں تک تو میں نے نشا سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ایزا نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اس بیچاری کا تو اس دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ مجھے ہمیشہ اس کی ٹینشن لگی رہتی تھی۔ اس دن صرف نشا کو میں کھونے کے لیے ڈر سے خاموش رہا تھا، کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ اسی وجہ سے میں نے ایزا کو روکنے کی زیادہ کوشش نہیں کی تھی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اس بے قصور لڑکی پر ظلم ہونے دیا تھا، اور یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی کہ مجھے رات کو بھی اب نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس پر ظلم ہوا تھا، اور مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ اس بات کو 2-3 دن گزر گئے تھے۔ میں ایزا کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ ایزا کو میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، پر وہ مجھے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ تھک ہار کر میں مسجد میں نفل پڑھ کر دعا کرنے کے لیے چلا گیا کہ مجھے جلد سے جلد ایزا کا پتہ چل جائے۔ میں مسجد جانے لگا تو مسجد کے باہر ہی بیٹھی دعا مانگ رہی تھی وہ، اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں نے ایزا سے کہا، پلیز تم میرے ساتھ گھر چلو، لیکن ایزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ اپنا گھر بچا لو۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے بتایا، یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایزا نے بتایا کہ اس کی بیوی ایک فراڈ عورت ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، پر اس دن انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کچھ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہم دونوں کا افیئر چل رہا ہے، اور وہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں، جبکہ آپ کی بیوی کا افیئر کسی اور لڑکے کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بات اس کے ماں باپ کو پتا نہیں ہے۔ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ لڑکا اور آپ کی بیوی دونوں ہی کی نظر آپ کی دولت پر ہے۔ آپ کو یاد ہے کچھ دنوں پہلے نشا نے آپ سے کچھ پیپرز پر سائن کروائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ وہ پیپر کسی NGO کے ہیں۔ وہ پیپرز کسی NGO کے نہیں، بلکہ آپ کی پراپرٹی کے پیپرز تھے۔ اس نے آپ کی پراپرٹی کو اپنے نام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایزا سے کہا، تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ تم اتنے یقین کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ ایزا نے کہا کہ آپ کی ماں کے مرنے سے پہلے ہی مجھے یہ بات پتا تھی، کیونکہ آپ کے ہسپتال جانے کے بعد آپ کی بیوی اپنے بوائے فرینڈ سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ میں نے آپ کو بتانے کی بہت کوشش کی، پر مجھے لگا کہ شاید آپ اپنی بیوی کے پیار میں اتنے اندھے ہو کہ کبھی میری بات پر یقین ہی نہیں کرو گے۔ تمہاری بیوی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو گھر میں ملنے کے لیے بلا سکے، پر تمہاری ماں اور اتنے سارے نوکروں کی موجودگی میں وہ اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پر نہیں بلا سکتی تھی۔ جیسے ہی تمہاری ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے کچھ دنوں بعد ہی گھر کے سارے نوکروں کو کام سے نکال دیا، اور وہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے کام میں لگا دیا کرتی تھی، اور خود اپنے بوائے فرینڈ کو ملنے کے لیے کمرے میں بلا لیا کرتی تھی۔ میں چاہتی تو اسے رنگے ہاتھوں بھی پکڑوا سکتی تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ تم اس سے بہت پیار کرتے ہو۔ شاید تم یہ صدمہ برداشت نہیں کرتے، اسی لیے میں نے سوچا کہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دوں۔ جب تمہیں پتا چلے گا تب تمہاری اندھی محبت سے بھی بھروسہ اٹھ جائے گا۔ میں نے ایزا کی بات سننے کے بعد کہا، اگر میں تمہاری بات پر ابھی بھی یقین نہ کروں تو؟ ایزا کہنے لگی، جاؤ، تمہارے گھر پر تمہاری بیوی وکیل کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ تم پیپر سائن کر چکے ہو۔ تمہاری ساری پراپرٹی تمہاری بیوی کے نام ہو چکی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ایزا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو۔ پہلے وہ انکار کرنے لگی، پر میں نے اس سے کہا، تم نے مجھے اتنا سب کچھ بتایا ہے، اگر آگے میں کسی پرابلم میں پھنس گیا
तो मुझे उससे निकालने का हल भी तुम ही दोगी। ये बात सुनकर वो मेरे साथ मेरे घर आ गई थी और उसने जैसा कहा था वो सब कुछ सच मिला था। हम जैसे ही घर पहुंचे तो वकील मेरी बीवी के साथ इंतजार कर रहा था। मेरी बीवी ने कहा कि अब तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। निशा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मतलब ये था कि इज़ा ने मुझे सब कुछ सच सच बताया था। घर पर मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड और वकील भी मौजूद थे। मैंने कहा, तो तुमने झूठा नाटक मेरी प्रॉपर्टी के लेने के लिए किया था। तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, बल्कि तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। निशा मेरी आंखों के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए ही कर रही थी। और उस दिन मैंने तुम्हें अपने माँ बाप की आंखों में भी गलत साबित कर दिया। अब तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ और मुझे डिवोर्स दो। निशा ने डिवोर्स के पेपर भी मेरे सामने रख दिए थे। मैंने कहा, पागल औरत, मैं कभी भी तुझे डिवोर्स नहीं दूंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मुझे निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर हाथ उठाने वाला ही था कि तभी ईसा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी, साजिद, इस घर से बाहर निकलने का वक्त हमारा नहीं बल्कि इन लोगों का है। तुम्हारी बीवी ने प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन तो जरूर करवाए थे, मगर वो फर्जी पेपर हैं। ये बात सुनकर निशा के होश उड़ गए थे। इज़ा ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि जब जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया करती थी। इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। मुझे पता था जिस दिन तुम साजिद के साइन करवाने वाली थी उसी दिन मैंने ओरिजिनल पेपर्स को फर्जी पेपर से चेंज कर दिए और तुमने साजिद के सिर्फ एक पेपर पर साइन लिए थे। ये सब कहकर ईजा खामोश हो गई थी। मैंने बड़ी हैरानी से ईजा की तरफ देखा कि सच में उसने आज मेरी प्रॉपर्टी को भी बचा लिया था। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वो लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे। वो लोग मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा देते। इसलिए मैंने निशा को डिवोर्स दे दी थी। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद पुलिस निशा को अपने साथ ले गई थी। 420 के केस में निशा और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया था। वो जो वकील हमारे घर आया था उसने उन लोगों का केस लेने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो इस मैटर में फंसना नहीं चाहता था। मैंने निशा की तरफ से ईजा से माफ़ी मांगी और उसे थैंक यू भी कहा। उसने मेरी सच में बहुत हेल्प की थी। ईसा कहने लगी, मैं बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी तुमसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि हूँ तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी ही। भला तुम मुझ जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे? मैं जानती थी कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें शादी से पहले भी ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि इंसान को शादी उससे करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो। ये बात कहकर ईजा खामोश हो गई थी। मैंने उसे कहा, पर कभी कभी अपनी पसंद कुछ और भी निकल आती है। देखो निशा ने मेरे साथ क्या किया। अगर तुम शादी से पहले मुझे बता देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो शायद मेरे दिल में तुमसे शादी करने का ख्याल आ जाता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या तुम अब मुझसे शादी कर सकती हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद वो बहुत खुश हो गई थी। मैंने ईजा से शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। निशा के माँ बाप ने उनकी जमानत करवा दी थी। निशा जेल से छूटने के बाद घर आई, मुझसे बहुत माफ़ी मांगी, पर मैं तो उसे डिवोर्स दे चुका था और ईजा से मैंने शादी कर ली थी। अब मैं दोबारा उस फ्रॉड औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। निशा अपने किए पर बहुत पछताती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ उसे इसलिए प्यार किया था क्योंकि उसे निशा के थ्रू मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। जमानत होने के बाद तो उसने भी निशा को रिजेक्ट कर दिया था और निशा दर दर की ठोकरें खा रही है और मैं अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।